Hello friends, today we are going to start with the chapter number 10 Principles and Practices of Banking जो JIB का पहला पेपर है उसका चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें कवर करता है सिबिल को, फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर डेट कलेक्शन एंड बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया BCSBI। सिबिल, फेयर प्रैक्टिस कोड एंड PCSBI को कवर करेगा। तो इसके बारे में हम लोग जैसे कि सिबिल के बारे में दिया है कि ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, फेयर प्रैक्टिस कोड के बारे में जानेंगे एंड BCSBI क्या करती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्टली वी कैन सी द ऑब्जेक्टिव, ये चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में दिया है। उसके बाद स्टार्ट विद द सिविल, व्हाट इज़ सिविल। तो सिविल इज़ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि इंडिविजुअल और कमर्शियल के क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में जानकारी देती है कि किस कस्टमर ने कितने लोन ले रखे हैं, कितने क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है और उसकी प्रॉपर भरपाई कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर पेमेंट कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में जानना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सो वी कैन स्टार्ट विद द सिबिल। पहले क्रेडिट रेटिंग होती क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इंडिया में 4 तरह की क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है विच इज़ रिकॉग्नाइज बाई आरबीआई ने 4 तरह की क्रेडिट कंपनीज़ को रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें से सबसे पहला जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड आता है, जिसका नाम सिबिल है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, या सिबिल जो कि ईयर 2000 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ईयर 2000 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। देन बाद में 2010 में एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन, इक्विलैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन, हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को भी आरबीआई ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की तरह काम करने के लिए ऑथराइज़ किया था। इन सब में से सिबिल जो है मोस्ट ट्रस्टेड एंड पॉपुलर है। बैंकों में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी NBFC है या बैंक है वो सारे सिबिल रिपोर्ट को ही मोस्टली फॉलो करती हैं, उनके बेसिस पे ही अपना क्रेडिट प्रोवाइड करती है। तो ये सिबिल 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है। मेन काम सिबिल का क्या है, सिबिल क्या करता है, वो ये है कि सिबिल कलेक्ट्स एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स पेमेंट ऑन देयर लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स एंड वी कैन से कि सारे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो मंथली बेसिस पे, ये ध्यान रखिएगा कि मंथली बेसिस पे सारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्रेडिट डिटेल सिबिल के साथ शेयर करती है और सिबिल बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और स्कोर तैयार करता है, जिसे हम CIR या सिबिल स्कोर के नाम से जानते हैं, जिसको क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और उसको सिबिल स्कोर के नाम से भी जानते हैं। सो इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात देखें तो स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि इंडिया का पहला क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है जो कि SBI HDFC स्टार्टिंग में जब भी इस्टेब्लिश हुआ था तो SBI का 40% शेयर, HDFC का 40% शेयर, एंड उसके बाद डन एंड ब्रैड स्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड एंड ट्रांस यूनियन लिमिटेड, ये दोनों का 10% तो ये टोटल 100% का शेयर होल्डर जो है ये चारों कंपनियों का था इसमें। देन आफ्टर सम टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 2004-05 के एनुअल मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी में ये डिक्लेयर किया कि किसी भी कंपनी का, किसी भी, ये जैसे 4 कंपनी ने, SBI ने, HDFC के ज़्यादा शेयर थे, 40% थे, तो RBI ने ये डिसाइड किया, ये बोला कि इट इज़ डिज़ायरेबल दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी मूव टुवार्ड्स ए सफिशिएंट डाइवर्सिफाइड ओनरशिप को डाइवर्सिफाई कर दिया जाए और कोई भी सिंगल एंटिटी जो है वो मोर देन 10% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल, पहले स्टेज में 10% से ज़्यादा नहीं और उसके बाद 5% से ज़्यादा नहीं उसका शेयर होल्ड नहीं कर सकता। तो इसके केस में फिर इसके शेयर होल्डिंग डिवाइड हो गए। तो इसके बाद जो है SBI HDFC को डी इन्वेस्ट करना पड़ा क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट 40% थे। फिर उन्होंने डी इन्वेस्ट करके अपने शेयर को कम किया, 10% तक लाया। तो इसकी ओनरशिप जो है 31 दिसंबर 2006 को HDFC, SBI, ICICI बैंक, DNB, ट्रांस यूनियन होल्ड 10%। ये जो 1 2 3 4 5 कंपनीज़ के शेयर 10% हो गए और उसके बाद बाकी और भी कंपनियों ने उसके शेयर लिए 5%, जिसमें ये आ जाता है सिटी कॉर्प फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन सब के 5% रह गए। फिर उसके बाद रिमेनिंग 5% जो बचा वो GE स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ने लिया एंड सुंदरम फाइनेंस ने। तो
इक्वली डिवाइडेड, जी स्ट्रैटेजिक एंड सुंदरम ने 2.5 डिस्ट्रीब्यूट किया इस शेयर को। तो इस तरह से शेयर होल्डिंग जो है बहुत सारी कंपनियों के हाथ में चली गई। तो नाउ वी कैन सी कि इसके फंक्शंस क्या है, ये करती क्या है। अभी तो हमने देखा कि क्रेडिट प्रोवाइड करती है, या कमर्शियल और कंज्यूमर बोरोवर का क्रेडिट हिस्ट्री प्रोवाइड करती है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल के पास क्रेडिट कार्ड या लोन कितने हैं, बेस्ड ऑन दैट सिबिल का एक रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। सिबिल यह इन्फॉर्मेशन अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और इसके मेंबर तो सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं, क्योंकि सबको जब भी क्रेडिट प्रोवाइड करना होता है तो यहाँ से डेटा ईजिली अवेलेबल हो जाता है। सो हम लोग इसके रेटिंग के बारे में जानते हैं कि सिबिल स्कोर कैसे प्रोवाइड करती है, कैसे रेट करती है इंडिविजुअल्स को। तो सिबिल स्कोर जो है वो 300 to 900 के बीच में होता है। अभी आपने कभी देखा होगा कि किसी का 0 भी आता है, किसी का -1 भी आता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रेटिंग। बट स्टार्टिंग में हम लोग देख लेते हैं कि 300 और 900 के बीच में के रेंज में ही सिबिल स्कोर अपना वो स्कोर प्रोवाइड करती है। सो सिबिल मिनिमम 12 से 18 महीने के क्रेडिट हिस्ट्री को मॉनिटर करती है। इंडिविजुअल के पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन देख के उसका सिबिल स्कोर तय की जाती है। अभी स्टार्टिंग में ही किसी भी इंडिविजुअल की क्रेडिट हिस्ट्री पता नहीं चलेगी जब तक वो ईएमआई लोन लेगा, ईएमआई प्रॉपर पे कर रहा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के। इसलिए 1 साल से 1.5 साल के बीच में जो है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को मॉनिटर करता है। इंडिविजुअल ने कैसे पेमेंट किया, देर से किया, इरेगुलर किया, रेगुलर पेमेंट किया, पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन को देख के सिबिल स्कोर तय करती है। तो बैंक जो है हाईली प्रीफर करता है सिबिल स्कोर को, और ये सिबिल स्कोर जो बैंक प्रीफर करता है मोस्टली वो 750 का रहता है। 750 सिबिल स्कोर रहता है। तो इतना अगर है तो आसानी से क्रेडिट के कार्ड प्रोवाइड कर देता है, आसानी से लोन या पर्सनल लोन, ये सारी चीज़ें एक हर एक बैंकों का रहता है कि ये कट ऑफ होगा उसके बाद ही मैं प्रोवाइड करूँगा। तो 300 से 900 की इसके बीच में मैं आपको रेटिंग बता देती हूँ कि कितना आया तो वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि 300 से अगर 600 तक के बीच में रेटिंग है तो ये इसका मतलब है कि ये बैड क्रेडिट स्कोर है, यह लोन डिफ़ॉल्ट है, राइट ऑफ है, या ओवरड्यू पेमेंट को इंडिकेट करती है। सो ये इतना अच्छा नहीं है, ये बैड के केस में जाता है। फिर 600 to 749, अगर 600 to 749 के बीच में रहता है तो एवरेज सिविल स्कोर है, एवरेज के किस में जाता है, एवरेज सिविल स्कोर है। इसका मतलब ये होता है कि यह लेट या इरेगुलर पेमेंट, इस टाइप के कस्टमर जो है, इस रेटिंग के कस्टमर जो है लेट या इरेगुलर पेमेंट करते हैं जो भी उनका लोन है, तो ये लेट या इरेगुलर पेमेंट को इंडिकेट करती है। उसके बाद 750 to 900 के बीच में अगर सिविल स्कोर आता है किसी पर्सन का तो इसका मतलब हेल्दी क्रेडिट स्कोर है, यह कंसिस्टेंट पेमेंट करता है, और आइडियल क्रेडिट हिस्ट्री है इस बंदे का, ये आइडियल क्रेडिट हिस्ट्री को इंडिकेट करता है। सो ये तो हो गया 300 to 900। अगर बात करें कि किसी का 0 है या -1 सिविल स्कोर है, ये आता है तो इसके केस में क्या होता है कि या स्टार्टिंग का स्कोर है जब किसी भी पर्सन ने, किसी भी इंडिविजुअल ने कोई तरह का लोन नहीं ले रखा है, मतलब आपने कुछ लोन नहीं है आपके पास, आपकी तो क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है, तो इसलिए रेटिंग 0 या -1 के बीच में आता है। यहाँ पे मोस्टली सिबिल का स्कोर जो है इंडिविजुअल के लिए लिया जाता है, बट यहाँ पे फंक्शन ऑफ सिबिल में आप देखेंगे कि सिबिल इज अ कंपोजिट क्रेडिट ब्यूरो। ये जो कमर्शियल और कंज्यूमर दोनों सेगमेंट को देखती है। द कंज्यूमर क्रेडिट ब्यूरो कवर क्रेडिट अवेलेबल बाय इंडिविजुअल, जो कंज्यूमर है वो इंडिविजुअल के देखती है, एंड कमर्शियल क्रेडिट ब्यूरो जो है वो नॉन इंडिविजुअल को देखी है। नॉन इंडिविजुअल में पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, इस टाइप की कंपनी आ जाती है। मेन एम ऑफ सिबिल कमर्शियल क्रेडिट ब्यूरो इज मिनिमाइज इंस्टेंस ऑफ कंकरेंट एंड सीरियल डिफॉल्ट्स बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ही होता है कि अगर सपोज एक बैंकों से किसी इंडिविजुअल ने पैसे ले लिए, फिर वो दूसरे बैंकों को भी अप्रोच कर सकता है लोन के लिए, उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि फर्स्ट बैंक की ईएमआई पे कर सके और दूसरे से जब वो ले लेगा तो फर्स्ट को डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो एक क्रेडिट हिस्ट्री अगर किसी कंपनी सिबिल अगर क्रेडिट हिस्ट्री प्रोवाइड करती है तो दूसरे बैंक को मालूम चलेगा कि दिस पर्सन ये जेन्युइन, ये ले सकता है, इसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उस बेसिस पे ये लोन प्रोवाइड करती है। तो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस, डिफ़ॉल्टर के चांसेस, ये रीपेमेंट ना करने के चांसेस, ये सारे कम हो जाते हैं। तो ये सिबिल का फंक्शन है कि यही सब चीज़ें ये देखती है, रिपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके, बैंक अपना क्रेडिट प्रोवाइड कर सके, जेन्युइन कस्टमर को दे सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिबिल। अभी ये चैप्टर से
एक से दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, एक से दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो सिबिल के बारे में सिर्फ ध्यान रखने वाली ये है कि 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था, मुंबई में हेड क्वार्टर है। स्टार्टिंग में जो है 40% SBI HDFC के पास था। नेक्स्ट उसके बाद जो है 10% DNB एंड TU के पास था, ट्रांस यूनियन के पास। बाद में इसने आरबीआई ने जब क्रेडिट एनुअल मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी 2004-05 में अनाउंस किया, उसमें ये बोला कि 10% से ज़्यादा शेयर होल्डर किसी का नहीं हो सकता, तो उन्होंने शेयर को कम किया। और इसका फंक्शन ही है कि क्रेडिट हिस्ट्री को देना, किसी भी पर्सन के क्रेडिट हिस्ट्री को बताना, जिसके बेसिस पे दूसरी बैंक उसको क्रेडिट प्रोवाइड कर सके, उसको लोन दे सके, उसको क्रेडिट कार्ड दे सके। नाउ वी आर गोइंग टू सी फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर डेट कलेक्शन। ये फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर डेट कलेक्शन जो है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कस्टमर के हित में काम करती है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता है। तो ये उनके लिए ही, कस्टमर के लिए ही ये बना हुआ है। तो जब बात करें हम सरफेसी एक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 में आया था। जब 2002 में सरफेसी एक्ट आया था तो वो बैंक, उस समय बैंक बहुत पावरफुल हो गई थी बाय टेकिंग द पोजीशन ऑफ द कस्टमर असेट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। उसके पहले 2002 के पहले जब भी कस्टमर के असेट्स को अक्वायर करना होता था, ऑक्शन करना होता था तो कोर्ट का इंटरवेंशन ज़रूरी था। बट सरफेसी एक्ट ने बैंकों को इतना पावरफुल बना दिया कि दे आर एबल टू टेक द पोजीशन ऑफ द कस्टमर असेट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो उस टाइम में बैंक्स उस टाइम में एम्पावर हो गई थी टू टेक पोजीशन आफ्टर कंपाइलिंग सम फॉर्मेलिटीज़, कुछ फॉर्मेलिटीज़ थे उसको पूरी करके दे आर एम्पावर टू टेक द पोजीशन। तो सम कस्टमर एंड कंपनीज को लगा कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर, सो वी कैन से इट इज़ द आउटकम ऑफ दैट फेयर प्रैक्टिसेस कोड का आना इसी वजह से हुआ कि ये एक आउटकम था कि पावरफुली किसी भी असेट को अगर वो ले लेती है तो उस बैंक की भी कुछ गलती हो सकती है। लेंडिंग टाइम में उसने प्रॉपर चेक नहीं किया कि ये कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, इसके बेसिस पे उसने चेक करके सपोज लोन नहीं दिया तो वो भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है। सो फेयर प्रैक्टिस कोड को लाने का मेन मकसद यही था कि कस्टमर्स को भी थोड़े उनके व्यूज़ को भी ध्यान दिया जाए, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखा जा सके। तो आरबीआई ने सारे बैंकों को फेयर प्रैक्टिस कोड अडॉप्ट करने के लिए कहा। यहाँ पे लेंडर की भी लायबिलिटी बनती है अगर कस्टमर ने टाइमली पेमेंट किया है और बैंक ने सेटलमेंट नहीं किया या प्रॉपर असेसमेंट करके उसने पेमेंट नहीं दिया, क्रेडिट नहीं किया बिफोर लेंडिंग। इसका मतलब एवरी टाइम बोरोअर की फॉल्ट नहीं होती, इट कैन बी लेंडर फॉल्ट ऑल्सो कि उसने प्रॉपर असेसमेंट नहीं किया, ये बोरोअर, दिस बोरोअर इज़ लाइबल फॉर दिस और नॉट, दिस बोरोअर इज़ एबल टू पे दिस लोन और नॉट। तो ये सारी चीज़ें चेक नहीं की और उसने लोन दे दिया, तो इस केस में जो है बैंक की लायबिलिटी आती है, लेंडर्स लायबिलिटी। इसका मेन फंडा होता है कि लेंडर्स की लायबिलिटी को भी बन सकती है फेयर प्रैक्टिस कोड के हिसाब से। तो 19 फरवरी 2002 को 2002 में 19 फरवरी 2002 को ये इस्टेब्लिश हुआ था एंड आरबीआई ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये 1 अप्रैल 2003 तक सारे बैंकों को अडॉप्ट कर लेना है। सो उस टाइम में जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन है कि इन मेनी कंट्री बैंक आर मैंडेटेड बाय लॉ टू रेस्पेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ लेंडर, डिपॉजिटर्स एंड अदर कस्टमर। हेंस द इंडियन इंडस्ट्री स्ट्रांगली पिच, जो इंडिया की इंडस्ट्री थे उसने स्ट्रांगली ये बोला कि ये लायबिलिटी लॉ टू प्रिवेंट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम मिसयूजिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन लॉ, ये सिक्योरिटाइजेशन लॉ को मिसयूज करेगी इंडिया की जो बैंक है। इसकी वजह से अपने कस्टमर के हित में भी आपको कुछ रूल लाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और आरबीआई को बोला था कि आप इस मैटर को देखिए, आगे इसमें क्या हो सकता है उसके बारे में आप रिकमेंड कीजिए, आप बताइए कि क्या हो सकता है। देन on the basis of that recommendation of the working group of lenders liability law constituted by the government of India, Reserve Bank of India ने कंसल्टेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन किया एंड सम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनलाइज ए सेट ऑफ कोड्स कॉल्ड फेयर प्रैक्टिसेस। आरबीआई ने और कुछ बैंकों ने मिलके ये फाइनलाइज किया कि इसका नाम फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लेंडर्स एंड एडवाइज बैंक टू अडॉप्ट द गाइडलाइन। तो नवंबर 1, 2003 ऑल द बैंक इन इंडिया हैव फ्रेम्ड
देयर ओन सेट ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस गाइडलाइन इम्प्लीमेंटेड इट फ्रॉम नवंबर 1 2003 को जो है इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। सो उसके बाद इसके देखेंगे कि ये फेयर प्रैक्टिसेस कोड बन तो गया, बट इसके अंदर की गाइडलाइन क्या है, ये फ्रेम होने का रीज़न, इसके अंदर में क्या सारी चीज़ें दिया गया था ताकि कस्टमर को बेनिफिट मिल सके। सो ये गाइडलाइन इसके बारे में दिया है कि सबसे पहला क्या है, यहाँ पे मेंशन है लोन एप्लीकेशन फॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एडवांस अप टू 2 लाख शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। इट शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द फी चार्जेस if any payable for processing, the amount of such fees is refundable in case of non acceptance of application। अब ये देखिए, ये सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर के केस में नहीं है कि अगर 2 लाख या कोई भी अमाउंट। अब आज के डेट में ये ऐसा है कि अगर आपने लोन अप्लाई किया है तो आप उसका रिसीट ले लीजिए। ये इसके गाइडलाइन है, ये फेयर प्रैक्टिसेस का जो है फ्रेमवर्क का, इस कोड के फ्रेम करते समय बहुत सारे बेसिक इशू को ध्यान में रखा गया था। ये कोड बहुत ही सिंपल था, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू बनाती है। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट ये बोलता है कि अगर आपने लोन अप्लाई किया है तो आप उसका रिसीट ले लीजिए, उसका एक्नॉलेजमेंट लेना ना भूलिए, या बैंक को उसका एक्नॉलेजमेंट कस्टमर को देना चाहिए। तो जो भी आपने लोन के अप्लाई किया तो एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए। सेकेंड ये बोलता है कि बैंकों को लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखित में देना होगा, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको देते हैं कि इस डॉक्यूमेंट पे आप साइन कीजिए, तो आप उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो आप पढ़ के देखिए। उसमें ये मेंशन होता है कि बैंकों को लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, प्रोसेसिंग फ़ी क्या है, या एनी अदर हिडन चार्जेस तो नहीं है। इसका मतलब है कि कस्टमर लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि वो कितने टाइम में ये चुका पाएगा, कितना अमाउंट उसको पे करना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें आप जब लोन डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती है। उसके बाद ये बोलता है कि टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैंक अपने हिसाब से अपना टाइम लेके मन की मर्जी से करे, तो टाइम फ्रेम भी होना चाहिए कि स्टिपुलेटेड टाइम में लोन डिसबर्स हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ तो बैंक अपने मन से कितना भी टाइम लगाएगी और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी, कितने दिन में भी प्रोसेस होएगा तो हो जाएगा, इसका डिसीजन नहीं देगी। तो ये डिसाइड करके ये बताना होगा कि इतने दिनों में आपका डिसबर्समेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है कि अगर रिजेक्शन, एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रही है तो बैंक को रिटर्न में प्रोवाइड करे कि क्या रीजन से सो एंड सो रीजन है कि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, और रिजेक्शन हो गया तो उसको लिखित में देना ज़रूरी है। तो इसमें तो स्पेसिफाई किया है अप टू 2 लाख, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं है। ये अमाउंट जो है एक छोटे अमाउंट के लिए भी एप्लीकेबल है सारे गाइडलाइन, और बड़े अमाउंट के लिए भी एप्लीकेबल है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि लोन अप्रेजल एंड टर्म्स एंड कंडीशन। लोन अप्रेजल के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। इसमें लेंडर शुड इंश्योर दैट क्रेडिट proposal is properly appraised after assessing the credit worthiness of applicant। वो कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस मतलब सिबिल रिपोर्ट वगैरह चेक करके उसके क्रेडिट अप्रेजल को प्रॉपर अप्रेज करे कि ये जो अमाउंट है, कितना अमाउंट के लिए ये एप्लीकेबल है, इसको कितना दिया जा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को उसने पढ़ लिया, ड्यूली सर्टिफाई करके उस पर साइन करेगा। ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखना। द लेंडर शुड कन्वे द बोरोवर सैंक्शन क्रेडिट लिमिट। अभी सैंक्शन लिमिट जो है, सैंक्शन का बात बोले तो ये सैंक्शन लेटर में यह क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि अंडर विच सिक्योरिटी द बैंक इज़ प्रोवाइडिंग दिस क्रेडिट। अदरवाइज जैसे कि कुछ गारंटी ले रहा है क्या, किस टाइप का लोन प्रोवाइड कर रहा है, उसके अगेंस्ट में कुछ कोलैटरल, कुछ गारंटी वगैरह कस्टमर से ले रहा है क्या। अदरवाइज इनकेस कुछ सिक्योरिटी या कोलैटरल नहीं ले रहा है तो फिर लेंडर की लायबिलिटी होगी अगेंस्ट दैट क्रेडिट। इसके लिए ये लेंडर लायबिलिटी के नाम से भी इसको फेयर प्रैक्टिस कोड को जाना जाता है कि जिसने ये क्रेडिट दिया है उसकी भी लायबिलिटी बनती है, क्योंकि उसने प्रॉपर तरीके से असेस करके लोन नहीं दिया है। तो और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, रिक्वायर प्रॉपर वर्क आफ्टर सैंक्शन, टाइमली डिसबर्समेंट होना चाहिए, समय पे डिसबर्स करे लोन को। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जब ये वीडियो देखने के बाद एक बार बस गो थ्रू कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि सारी वही चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद है डिसबर्समेंट ऑफ लोन इंक्लूडिंग चेंजेस इन टर्म एंड कंडीशन। सपोज देखिए लोन सैंक्शन कर दिया
बट उसके बाद में अपना आरबीआई का कुछ गाइडलाइन आता है कि लोन देते समय, क्रेडिट करते समय आपको ये चेंजेस, कुछ आरबीआई ने चेंजेस कर दिया, तो वो रेगुलेटरी चेंजेस है, वो तो करना होगा। अदरवाइज उसके कंपनी के, उस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ चेंजेस लाए कि ये टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया या समथिंग चेंजेस किया, या इकोनॉमिकली अपना कंट्री का कुछ इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा है जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आए, तो डिसबर्समेंट से पहले अगर कुछ चेंजेस है टर्म्स एंड कंडीशन में या किसी भी चीज़ में, तो उस चीज़ को प्रॉपर बताना, फिर से उस सारी चीज़ों को दोबारा कस्टमर को बताना और एक प्रॉपर कन्वे करने के बाद उसको साइन लेना। तो ये चेंजेस इन टर्म एंड कंडीशन भी डिसबर्समेंट के पहले कस्टमर को बताना ज़रूरी है। चलिए, अभी क्रेडिट की बात हो गई, बट अब क्रेडिट देने के बाद पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन क्या कर सकते हैं, पैसे देने के बाद उसको क्या सुपरवाइज कर सकते हैं। पोस्ट डिसबर्समेंट के बाद सुपरविजन ये होगा कि लेंडर पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन अप टू 2 lakhs शुड बी कंजर्वेटिव विद द व्यू टू टेकिंग केयर ऑफ लेंडर रिलेटेड जेन्युइन डिफिकल्टी दैट द बोरोवर में फेस। सुपरवाइज करना, लोन प्रॉपर पेमेंट हो रहा है क्या, ईएमआई वगैरह सब प्रॉपर पेमेंट हो रहा है क्या। फिर अगर सपोज कुछ एक्सटर्नल सेकेंडरी कोलैटरल सिक्योरिटी वगैरह चाहिए, तो वो कस्टमर को एक अप्रोप्रिएट टाइम दे, कि एक नोटिस दे, बोरोवर को एक नोटिस दे कि इस टाइम, स्पेसिफाइड टाइम के हिसाब से आपको ये पेपर प्रोड्यूस करना है, अदरवाइज आगे कुछ भी एक्शन लिया जाएगा। फिर थर्ड है कि लेंडर शुड रिलीज ऑल सिक्योरिटी ऑन रिसीविंग पेमेंट। अगर लोन पूरा चुका दिया कस्टमर ने, तो सारे सिक्योरिटीज़ को जो है वो एक रिलीज करना होगा। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद देख लेते हैं जनरल में क्या है। लेंडर शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम इंटरफेरेंस इन द अफेयर टू बोरोवर एक्सेप्ट फॉर व्हाट इज़ प्रोवाइडेड इन टर्म्स एंड कंडीशन। सो इस केस में क्या हो जाता है कि ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें ये मेंशन है कि लेंडर जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी बोरोवर के साथ टर्म्स एंड कंडीशन उसने साइन किया है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखा है उतना तक ही ये करेगा। एक्स्ट्रा बाद में ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस आ गए तो वो भी उसके लिए अप्लाई करेगा या समथिंग। तो वो टाइम में, डिसबर्समेंट के टाइम तक अगर कुछ चेंजेस है तो वो बता के साइन करना ज़रूरी है, बट बाद में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो सारी चीज़ें वो उससे फोर्सफुली नहीं करवा सकता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अपना फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर डेट कलेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA इनिशिएटिव। नाउ वी कैन सी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इनिशिएटिव क्या हुआ। 2003 में तो वो इम्प्लीमेंट किया गया था फेयर प्रैक्टिस कोड। उसके बाद 2004 में IBA हैज़ ब्रॉट आउट इट्स बैंकर फेयर प्रैक्टिस कोड। बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड जो है जून 2004 में लाया। ऑल मेंबर बैंक हैड अडॉप्टेड इज वॉलंटरी। सारे मेंबर बैंक जो है IBA के मेंबर बैंक, वो इसको अडॉप्ट किया। द कोड वाज एसेंशियली अ कमिटमेंट टू बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन डीलिंग विथ इंडिविजुअल कस्टमर। जब भी कस्टमर को आप डील कर रहे हैं तो आप ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कुछ भी हिडन चार्जेज या समथिंग, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। द IBA ऑल्सो सेपरेटली कम आउट विद द फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर क्रेडिट कार्ड। सेपरेट क्रेडिट कार्ड के लिए भी क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन एंड मॉडल कोड फॉर कलेक्शन ऑफ ड्यू एंड रीपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी टू एड्रेस स्पेसिफिक कंसर्न वॉइस बाय कस्टमर अबाउट बैंकिंग प्रैक्टिसेस कोड इन दिस एरिया। The Banking Codes and Standard Board of India was set up on 18 फरवरी 2006। अभी उसके बाद जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली BCSBI का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 18 फरवरी 2006 को BCSBI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ऑन द गाइडेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, BCSBI ब्रॉट आउट द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर टू फॉलोड बाय मेंबर बैंक। सारे बैंकों को जो है एक कोड प्रोवाइड किया गया। RBI ने एक RBI के गाइडेंस से BCSBI करके एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके अंडर में कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट बना जो सारे मेंबर बैंकों को अडॉप्ट करना था, सारे मेंबर बैंकों को फॉलो करना था। सो वी आर गोइंग टू सी कि ये BCSBI क्या है। उसके पहले देखिए यहाँ पे बैंकिंग ओम्बड्समैन सर्विसेज दिया हुआ है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन सर्विसेज के बारे में हमें आगे भी पढ़ने को मिलेगा, बट यहाँ पे मेंशन है तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, बाद में रिवीजन हो जाएगा। बैंक विल डिस्प्ले ऑन देयर वेबसाइट एंड इन ऑल देयर ब्रांचेज अ नोटिस explaining that it is covered by the Banking Ombudsman 2006। यहाँ पे बैंकिंग ओम्बड्समैन 2006 जो है, बैंकिंग ओम्बड्समैन आपको मालूम है कि बैंक
के रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कुछ ग्रीवेंस है, शिकायत है, तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप शिकायत कर सकते हैं। जो तो बैंकिंग ओम्बड्समैन ने ये बोला कि ये जो बीसीएसबीआई के कोड है वो बैंक के सारे बैंकों के वेबसाइट पे नोटिस के रूप में एक्सप्लेन किया होना चाहिए। सारे बैंकों के वेबसाइट पे ये दिखाना एक नोटिस के रूप में ये एक्सप्लेन होना चाहिए कि ये बैंक जो है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 के अंतर्गत कवर की जाती है। अगर उस स्कीम से रिलेटेड कुछ कॉपी चाहिए तो कस्टमर को वो अवेलेबल हो जाएगा, एक रिक्वेस्ट देगा, वो नॉमिनल चार्जेस पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद जो है कितने दिनों में, विद इन 30 दिन, 30 दिन के अंदर उसको अवेलेबल हो जाएगा। लॉजिंग एक कंप्लेंट रेज करता है, उसके 30 दिन के अंदर में हो जाएगा। इफ़ कस्टमर डज नॉट गेट सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स फ्रॉम इट, अगर बैंकों को उसने कंप्लेन किया किसी भी तरह का, किसी भी क्रेडिट रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड अगर कंप्लेन करता है तो बैंकों को 30 दिन के अंदर में उस कंप्लेन को रिजॉल्व करना है। अगर 30 दिन के अंदर में उसने नहीं किया तो फिर वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायत कर सकता है। तो साइलेंट फीचर ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम आर डिस्प्लेड इन द ब्रांच नोटिस बोर्ड एंड यहाँ पे शॉर्ट में दिया है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन में वो अपने कंप्लेन को रेज कर सकता है, बट इसके बारे में एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल ऑटोनोमस बॉडी है क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बीसीएसबीआई। ये है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बीसीएसबीआई के नाम से जानते हैं। ये नवंबर 2003 में आरबीआई के थ्रू कंस्टिट्यूट हुआ था। RBI constituted the Committee on Procedure and Performance Audit of Public Services under the chairmanship of S.S. Tarapur, former Deputy Governor, to address the issue relating to availability of adequate banking services to the common man. मेन फोकस जो था इसका वो था कि कॉमन मैन और जनरल पब्लिक को किस प्रकार की सर्विस चाहिए और बैंक किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। How is the quality of services customer getting and which types of customer services should, standard of services should customer got। तो ये चीज़ों को देखने के लिए जो है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। एस.एस. तारापुर जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, कमिटी एक अपॉइंट हुआ था बाय आरबीआई ऑन प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो इसका मेन फंक्शन क्या था? इसका मेन फंक्शन था कि मॉनिटरिंग कैसे हो, सुपरवाइजिंग कैसे हो और एंड डिसाइडिंग द मेन स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। बैंक कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में मेन फोकस था। कस्टमर सर्विस, कॉमन आदमी को, एक आम आदमी को, एक जनरल पब्लिक को किस टाइप से बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है उसके बारे में ये जानकारी, उसके बारे में ये सारे ट्रैक करता है। इसके लिए सर्टेन कोड वॉज डिसाइडेड एंड सर्टेन स्टैंडर्ड वर आइडेंटिफाइड विच लुक आफ्टर दैट कि देयर शुड बी सर्टेन मिनिमम क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब बोर्ड ने डिसाइड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी स्पेसिफाई किया, एक बेंचमार्क स्पेसिफाई किया और उस बेंचमार्क के बेसिस पे बैंकों के फंक्शन को मॉनिटर किया जा सके, ऐसा कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, कैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है एक कोड के अंतर्गत एक स्टैंडर्ड सेट किया, उसके अंतर्गत ये सारे कवर किए जाते हैं। ये जो है एक सोसाइटी की तरह रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये बीसीएसबीआई जो है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बीसीएसबीआई है रजिस्टर्ड एज अ सेपरेट सोसाइटी, एक सेपरेट सोसाइटी। द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक 1860 ऑन 18 फरवरी 2006, 18 फरवरी 2006 को, 18 फेब 2006 को ये जो है रजिस्टर्ड हुआ था अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक 1860। बीसीएसबीआई इज़ नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ, ये आरबीआई का डिपार्टमेंट नहीं है, यह रजिस्टर्ड अंडर सेपरेट सोसाइटी एंड एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें किसी बैंक मैनेजमेंट का कुछ इंटरफेरेंस नहीं रहता, यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आरबीआई के हम लोग अगर ऐसा बोले कि ये आरबीआई के सुपरवाइजरी फंक्शन में ये एक टूल की तरह काम करता है, आरबीआई के बिहाफ में एक वॉचडॉग की तरह काम करता है। ये बैंकों को मॉनिटर करता है, बैंकों को देखता है कि कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और आरबीआई के सुपरवाइजरी फंक्शन में ये टूल की तरह जो है साबित होता है। इसको यूके में एक बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड, एक बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड फंक्शन इन यूके, उसके बेस पे ही ये बोर्ड का जो है एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में हुआ था।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि BCSBI क्या करता है, कस्टमर सर्विस पे फोकस करता है मोस्टली। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि रोल ऑफ IBA, ये ऑलरेडी हमने देखा यहाँ पे कि IBA क्या करती है, IBA के बारे में, उसके बारे में ही यहाँ पे फिर से बताया है कि IBA है बॉट आउट बैंकर्स प्रैक्टिस कोड 2000 जून 2004 में लाया, जो कि ये जून 2004 में आया था। सारे मेंबर बैंकों ने इसको अडॉप्ट किया था। सो नेक्स्ट वी कैन सी कि कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर। अभी यहाँ पे मेंशन है कि बहुत सारे UK, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड ये सब कंट्रीज से बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बैंकों के बारे में जानने के बाद ये एक ड्राफ्ट हुआ फेयर प्रैक्टिस कोड ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड सम ऑफ द फाइनर पॉइंट एंड दोज डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसमें बहुत सारे पॉइंट मेंशन किए गए। उसमें से जो है द वर्किंग ग्रुप फर्दर रीडिफाइन द ड्राफ्ट कोड इनकॉर्पोरेटिंग द सजेशन फ्रॉम द मेंबर बैंक एंड सबमिटेड टू BCSBI। BCSBI को एक पूरे सेट ऑफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करके BCSBI को सबमिट किया। BCSBI ने फर्दर उसको नाम दिया कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, और उसको ये कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर नाम देके एक ड्राफ्ट तैयार किया। द कोड सेट मिनिमम स्टैंडर्ड, इस कोड में मिनिमम स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस में क्या क्या फॉलो करना चाहिए, एक इंडिविजुअल कस्टमर से डील करते समय क्या चीज़ें को ध्यान में रखना चाहिए बैंकर्स को, वो सारे एक मिनिमम स्टैंडर्ड, एक सेट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड है कि इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा एक ड्राफ्ट तैयार किया। द कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर, ये जो कोड है, इस कोड को डॉक्टर YB रेड्डी जो गवर्नर RBI के हैं उन्होंने ये इनॉग्रेट किया था एक फंक्शन में 1 जुलाई 2006 को, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट। तो इसमें सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि क्या क्या होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, इसमें एक आम आदमी को कौन से सर्विसेज प्रोवाइड होने चाहिए। अगर एक कोई कस्टमर, आम आदमी जाता है बैंकों में, तो उसको कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड होने चाहिए उसके बारे में है। जैसे डिपॉजिट अकाउंट, सेफ लॉकर होना चाहिए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट टू डिजीज अकाउंट होल्डर, किसी का डेथ होता है तो उसका सेटलमेंट, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, रेमिटेंस विद इन इंडिया, लोन्स एंड एडवांसेस एंड गारंटी, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी सर्विसेज उनको मिनिमम है कि इतने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर को प्रोवाइड होना चाहिए। और उसके केस में जो है इंटरेस्ट रेट या टैरिफ शेड्यूल क्या है, टर्म कंडीशन क्या है, या कुछ लॉस होता है उसका कंपनसेशन क्या है, ये सारी चीज़ें को भी ध्यान में रखा गया। यहाँ पे प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, कस्टमर के कुछ इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके, कॉन्फिडेंशियल रखा जा सके, नॉर्म्स गवर्निंग एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग एंड स्केल ऑफ बैंक, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया। फिर उसके बाद बैंकों से क्या हेल्प लिया गया कि एवरी मेंबर बैंक इज रिक्वायर्ड टू हैव अ हेल्प डेस्क, हेल्पलाइन एट द ब्रांच में एक हेल्प डेस्क होना चाहिए, हेल्पलाइन होना चाहिए। हैव अ कोड कंप्लायंस ऑफिसर, ईच कंट्रोलिंग ऑफिसर अबव द लेवल ऑफ द ब्रांच, डिस्प्ले एट ईच ब्रांच नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द कोड कंप्लायंस ऑफिसर, डिस्प्ले नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन। कि ये सब उसके उस ड्राफ्ट में ये मेंशन था कि बैंकिंग ओम्बड्समैन, अगर कोई कस्टमर शिकायत करना चाहता है तो उसका नेम एड्रेस, बैंकिंग ओम्बड्समैन का नेम एड्रेस बैंक में डिस्प्ले होना चाहिए। और एक कंप्लायंस ऑफिसर है, एक तो कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट होगा और वो ब्रांच में उसका नेम एंड एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर उसका मेंशन होना चाहिए। फिर फंक्शन ऑफ BCSBI का फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ बोर्ड इज़ टू इंश्योर अडरेंस टू द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर। इसमें जो ड्राफ्ट किया हुआ है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर में जो ड्राफ्टिंग है, जो अभी हमने देखा, वो सारी चीज़ें को इंश्योर करता है कि ये सब फॉलोअप हो रहा है क्या बैंक में। द कोड इज़ वॉलंटरी एंड सेट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग पर, एक सेट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड है कि इतना तो कस्टमर को मिलना ही चाहिए, ऐसी सर्विसेज है कि मिलना ही चाहिए। फॉलो व्हेन दे डीलिंग विथ इंडिविजुअल कस्टमर डे टू डे ऑपरेशन में जब कस्टमर से डील कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। द कोड इज़ नॉट ओनली मीन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल कस्टमर बट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू जनरेट अवेयरनेस इन कॉमन मैन अबाउट द राइट एज ए कस्टमर ऑफ बैंक। एक आम आदमी को कितने प्रकार के राइट्स हो सकते हैं, कोई अभी
इंसान है, कोई आम आदमी है जो बहुत कम कमाता है, तो वो बैंक में जाएगा तो उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे ये सारी सुविधा मिल सकती है क्या। तो वो अगर वो मेंशन है, वो अगर वहाँ पे पूरा मेंशन है, तो उसको पता चलेगा कि दिस सर्विसेज आई कैन यूटिलाइज दिस सर्विसेज। द कॉमन मैन इज़ देयर फॉर द राइजन द एट्रे ऑफ द BCSBI। तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि SBI का मतलब ही है, ये पर्पस है, यही उसका काम है कि देखना बैंकिंग सर्विसेज कैसी चल रही है। फिर ग्रीवरेंस रिड्रेसल। सो ग्रीवरेंस रिड्रेसल के केस में क्या हो जाता है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हैव अ हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन होना चाहिए, ब्रांच में डिस्प्ले होना चाहिए प्रॉपर, उसमें नेम एंड एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए कंप्लायंस ऑफिसर का, और डिस्प्ले द नेम ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन का भी नाम और नंबर एड्रेस, नेम एंड एड्रेस डिस्प्ले होना चाहिए। बैंकिंग ओम्बड्समैन के केस में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, जबकि ये कंप्लायंस ऑफिसर जो है उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। हैव अ कोड कंप्लायंस ऑफिसर है, ईच कंट्रोलिंग ऑफिसर अबव द लेवल ऑफ, अभी जैसे एक जो भी फ्रंट में ऑफिसर है उसके सुपरवाइज़र के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसके ऊपर में लेवल में कौन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द BCSBI। उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओन 10% इक्विटी स्टेक इन कैपिटल ऑफ सिबिल। सिबिल में 10%, शुरू में तो SBI SDFC का 40% था, बाद में जब RBI ने ये अनाउंस किया अपने एनुअल क्रेडिट पॉलिसी में कि नहीं, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी में कि 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो टाइम में SDFC SBI ICICI सबके 10% थे, बट स्टैंडर्ड चार्टर्ड के 5% थे। सो 10% इसका नहीं था। फिर सिबिल सेकेंड है, सिबिल एज अ क्रेडिट ब्यूरो कैटर्स। ये क्या कैटर करता है, किस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ये क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ बोथ कमर्शियल एंड कंज्यूमर सेगमेंट का देता है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, द कंज्यूमर क्रेडिट ब्यूरो कवर क्रेडिट अवेल्ड बाई इंडिविजुअल। ओबियसली कंज्यूमर इंडिविजुअल का, कमर्शियल जो है नॉन इंडिविजुअल का देखता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, credit information report can be assessed by only those member who have provided all their data to CIBIL। जितने भी मेंबर बैंकिंग या नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सब जब भी डेटा प्रोवाइड करेंगे वो सब एक्सेस कर सकते हैं। In case of receipt of request for transfer of borrower account, the consent or objection of the lender, if any, should be conveyed within 21 days from the date of receipt of request। अगर कोई बोरोवर जो है वो अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उसके रिक्वेस्ट को रिसीव होने के कितने दिन के अंदर में जो है कंसेंट या ऑब्जेक्शन देना ज़रूरी है, तो वो 21 डेज़ के अंदर में। फिर उसके बाद है, द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज रजिस्टर्ड ऑन 18 फरवरी 2006 अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू। ये ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट है। सो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये क्वेश्चन आता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू जो है ये BCSBI को रजिस्टर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंकर फेयर प्रैक्टिस कोड वाज ब्रॉट इनटू जून 2004 बाई IBA ने लाया था। ये बैंकर्स का फेयर प्रैक्टिस कोड जो है जून 2004 में IBA ने इसको बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड को लाया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 10। We will see the next chapter, that is recent development in Indian financial system, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।